श्वेता, आपकी क्लास नहीं है अभी, वो कलेक्शन वाली क्लास खत्म हो गई है। दिस इज अ स्प्रिंग क्लास। तो स्प्रिंग की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको फ्रेमवर्क करना है तो नो प्रॉब्लम, नहीं तो बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्प्रिंग की क्लास है। दैट वन इज ओवर। ओके ओके मैम। तो अब मैंने पूछा था इसीलिए मैसेज करके। ओके, मैं ड्रॉप करती हूँ कॉल। हाँ जी, मतलब मैं लीव। कर सकते हो। बेसिकली ये हमें एक आर्किटेक्चर दे देता है कि अगर हम इसके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे तो ज्यादा बेटर वे में और ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा जो काम है वो हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर काम करना चाहते हैं तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पहले तो समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट थिंग, स्प्रिंग जो था उसको रॉड जॉनसन ने 2003 में बनाया था। स्टार्टिंग में इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया। स्प्रिंग की क्लास है, ओके आ जाइए। डेमो है, आर्किटेक्चर है जो आपको प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोग्राम्स को, ये कह लो कि जावा के प्रोग्राम्स को ज्यादा एफिशिएंट वे में बना सकते हो। मतलब हमें बेसिकली अगर वेब एप्लीकेशन बनाना है तो वेब एप्लीकेशन के लिए ये हमें एक डिफाइंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर देता है। तो डिफाइंड आर्किटेक्चर को हम जब यूज करते हैं तो इसका देखो फर्स्ट वर्जन आया था 2003 में। इसको डेवलप किया था रॉड जॉनसन ने। जब इसका फर्स्ट वर्जन मार्केट में आया था तो उस वक्त पे ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि उस वक्त पे लोगों को आदत थी J2EE पे काम करने की। तो J2EE जो था वो उस वक्त पे पीक पे था, जो जावा टू एंटरप्राइज एडिशन था। आज भी हम उसको यूज करते हैं इंटरनेट की, जो आपने एडवांस जावा सीखा है, J2EE सीखा है, वो पूरा J2EE था। तो लोग पहले उसी स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे या MVC का यूज कर रहे थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जब फंक्शनलिटीज और ज्यादा आनी स्टार्ट हुई तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई धीरे धीरे करके। इस वजह से ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया। और आज के टाइम पर भी ये कह लो कि स्प्रिंग के अंदर काम ज्यादातर लोग करना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स ऑल्सो। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आप लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसके अंदर स्प्रिंग फ्रेमवर्क को अगर आप लोग यूज करते हैं तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, स्प्रिंग क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क है, इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस। तो इसमें हम कुछ नया नहीं सीख रहे, हम बस ये सीख रहे हैं कि अभी तक हमने जो सीखा है एडवांस जावा तक, उसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जावा एंटरप्राइज एडिशन फ्रेमवर्क्स, स्प्रिंग हेल्प्स डेवलपर्स टू क्रिएट हाई परफॉर्मिंग एप्लीकेशंस यूजिंग प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम हिंदी मतलब शॉर्टकट में पोजोस बोलते हैं। तो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स और कुछ नहीं है, आपका कोर जावा का कोड है। जो आप क्लासेस बनाते थे, डाव क्लासेस बनाते थे, ये सब जो चीजें हैं इनको हम क्या बोलेंगे? पोजोस बोलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क क्या होता है? अ फ्रेमवर्क इज अ लार्ज बॉडी ऑफ प्री डिफाइंड कोड। यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड कोड मिलेगा बहुत सारा, जिसको यूज करके डेवलपर्स क्या कर सकते हैं? अपने प्रोग्राम्स में फंक्शनलिटीज को ऐड कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे और बेटर वे में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने हाइबरनेट किया है तो हाइबरनेट में आपने क्या सीखा होगा कि यार जो काम हम पहले JDBC में 10 लाइंस में करते थे वही काम हमारा 1 लाइन में हो जाता है, क्योंकि हमें क्या मिल गए? इनबिल्ट फीचर्स मिल गए, इनबिल्ट फंक्शंस मिल गए, जिसका यूज करके हम क्या कर पाते हैं? अपनी एप्लीकेशन को और बेटर बना सकते हैं। राइट, सेम वे में यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इंटरनली फीचर मिलेंगे जिसका यूज करके आप अपने एप्लीकेशंस को भी बेटर बना सकते हो। जैसे कि वो डेटाबेस को बेटर बना रहा था, ये एप्लीकेशन को बेटर बनाएगा आपके लिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो देयर आर मेनी पॉपुलर जावा फ्रेमवर्क्स इंक्लूडिंग JSF, मेवन, हाइबरनेट, स्ट्रट्स एंड स्प्रिंग। तो ये सब भी जावा के क्या है? फ्रेमवर्क्स है अलग अलग, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसका तो फर्स्ट लाइसेंस आया था वो आया था 2003 में, और इसको होस्ट किया था सोर्स फोर्स ने। अगर आप लोग यहाँ पर स्प्रिंग के अंदर काम करते हैं तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है ये बहुत ही सिक्योर फ्रेमवर्क है जो आपके पास लगे। इसका एक मॉड्यूल भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, स्प्रिंग सिक्योरिटी, जिसमें हम सीखेंगे कि स्प्रिंग के थ्रू अगर मैं एप्लीकेशंस बना रही हूँ तो हमारे पास जैसे ऑथेंटिकेशन का यूज आता है। सो ऑथेंटिकेशन में नॉर्मली लोग पासवर्ड्स हैक कर लेते थे, लेकिन इस चीज से निपटने के लिए स्प्रिंग आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि ऑथेंटिकेशन के टाइम पे अगर कोई हैकिंग होती है तो वो उसको रोक देता है। राइट, ऐसे ही यहाँ पर हमारे को बहुत ज्यादा लो कॉस्ट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क्स मिलते हैं। स्प्रिंग जो है ये आपकी कोडिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देगा। ये कहेगा कि यार हर जगह पे आपको जैसे कि ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं,
राइट। और बार बार इतने सारे ऑब्जेक्ट्स जब हम बनाते हैं तो कंफ्यूजन आना नॉर्मल है। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए स्प्रिंग कहता है कि आप सिर्फ लॉजिक पे क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे। यहाँ पर जितने ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है, या कह लो कि एक ऑब्जेक्ट का जितना भी लाइफ साइकिल होता है उसको स्प्रिंग हैंडल कर लेगा। उसको क्रिएट करने से लेकर, प्रोसेस करने से लेकर, डिस्ट्रॉय करने का सारा काम कौन हैंडल करेगा? स्प्रिंग का कंटेनर करेगा, जो स्प्रिंग कंटेनर होता है। और बाकी हमें किस पे फोकस करना है? मेनली लॉजिक पे करना है। लेकिन हमें पहले स्प्रिंग कंटेनर को समझना भी पड़ेगा कि हाँ भाई स्प्रिंग कंटेनर काम कैसे करता है। ओके, तो अगर आप स्प्रिंग को यूज करते हो तो ये आपकी टेडियस कॉन्फ़िगरेशंस को रिमूव कर देगा और आपको सिर्फ राइट करने देगा बिजनेस लॉजिक। ओके, तो अगर आप यहाँ पर स्प्रिंग को यूज करते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, मतलब ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करता है। अब देखो स्प्रिंग काम कैसे करता है। स्प्रिंग ज्यादातर जब काम करता है तो बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन को अगर हम समझे तो वेब एप्लीकेशन ज्यादातर 3 लेयर्स में बनती है। पहला लेयर होता है प्रेजेंटेशन लेयर, इसको हम व्यू लेयर भी बोलते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर वो लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसके नॉर्मली हम क्लाइंट के पास प्रेजेंट करते हैं। जो क्लाइंट की स्क्रीन पे विंडो आ रही है वो क्या हो गई? हमारी व्यू लेयर हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर। इसी के बाद सेकंड आती है बिजनेस लॉजिक लेयर। बिजनेस लॉजिक लेयर का मतलब होता है वो लेयर जो हमारे प्रोग्राम का प्रोसेसिंग हैंडल कर रही है, जो ये डिसाइड कर रही है कि किस फंक्शन को कॉल करना है, किस फंक्शन में क्या काम हो रहा है, मतलब जितना भी प्रोसेसिंग वर्क होता है, इंटरनल वर्क होता है। इसके बाद आती है डाटा एक्सेस लेयर। डाटा एक्सेस लेयर हैंडल करती है डेटाबेस ऑपरेशंस को। ये डीपेस्ट लेयर होती है। जितने भी डेटाबेस की ट्रांजेक्शन्स होंगी, डाटा जाएगा, आएगा, सर्च होगा, इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, ये सारा जो काम है वो डाटा एक्सेस लेयर पे आ जाता है। ओके, तो मेनली हर वेब एप्लीकेशन में ये 3 लेयर्स तो आती ही आती है। अब स्प्रिंग क्या करता है? इन लेयर्स को फर्दर यूज कराता है। कैसे यूज कराता है? आगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन इससे भी पहले आपको मैं एक और ऑप्शन दिखाना चाह रही थी इसका। चलिए ये वाला। तो देखो स्प्रिंग और J2EE अगर हम इसको समझते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या था। देखो J2EE जैसे कि मैंने अभी बताया कि 3 लेयर्स में काम करता है। एक होती है यूआई लेयर, एक होती है बिजनेस लॉजिक लेयर, और तीसरी होती है डाटा एक्सेस लेयर जो डीबी के साथ जुड़ी। स्प्रिंग क्या करता है? यूआई लेयर के ऊपर हमें एक प्रोडक्ट कंट्रोलर दे देता है। प्रोडक्ट कंट्रोलर का काम क्या होता है? ये देखना कि क्लाइंट साइड से जो भी रिक्वेस्ट आएंगी उन रिक्वेस्ट को फर्दर कहाँ पे भेजना। ओके, एंड आफ्टर दैट एक सर्विस लेयर होती है। सर्विस लेयर के ऊपर काम क्या किया जाता है? ये सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर आप एक होटल में जाते हो, होटल में एक रिसेप्शनिस्ट होती है। अब अगर आप लेट्स सपोज आपको होटल में बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कौन सी चीज कहाँ पे है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? रिसेप्शन पे जाओगे। और रिसेप्शन पे पूछोगे कि भाई मुझे बुफे के लिए जाना है, मुझे रूम बुक करना है, या फिर मुझे कोई वॉशरूम ढूंढना है, या मुझे पूल एरिया में जाना है, या मुझे गार्डन एरिया में जाना है, वो कहाँ पर है। राइट, तो बेसिकली वो रिसेप्शन में आपको बताएगा कि क्या काम करना है। तो यही काम आपके लिए कौन कर रहा है? प्रोडक्ट कंट्रोलर कर रहा है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, इस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, और इस आइडेंटिफाइड रिक्वेस्ट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजना, ये सब काम किसका होता है? प्रोडक्ट कंट्रोलर का। इसके बाद ये क्या करता है? प्रोडक्ट सर्विस पे जाता है। तो प्रोडक्ट सर्विस क्या करता है? ये इसका सब लेयर होता है जिसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। अब आप जिस भी जगह पे जाओगे, लेट्स सपोज आप एक रेस्टोरेंट में गए होटल के अंदर, तो रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक सेकंड पर्सन मिलेगा जिससे आप बोलेंगे कि भैया मुझे एक टेबल चाहिए जितने में दिस एंड दैट मेरे 5 to 6 पीपल आ रहे हैं। तो वो क्या करेगा? आपके लिए टेबल अरेंज करेगा, फिर आपको टेबल पे ले जाएगा, फिर आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और सर्विस में वो आपको मतलब आपका ऑर्डर भी लेगा, सब कुछ करेगा। तो ये जो लेयर होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट सर्विस लेयर। मतलब ये देखना कि जब आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो आपके कंट्रोलर ने तो आगे वैल्यू भेज दिया था, लेकिन कौन सा वाला मेथड कॉल हो रहा है, मार्केट में काम कैसे हो रहा है, प्रोसेसिंग करनी है या कैलकुलेशन करनी है, तो वो कैसे करनी है, ये सारा का सारा काम कौन हैंडल करेगा? सर्विस हैंडल करेगा। लेकिन सर्विस अकेला काम नहीं कर सकता। सर्विस को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे अगर हम एक रेस्टोरेंट में टेबल तक पहुंच गए और हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो जो बंदा अंदर होगा किचन में वो क्या करेगा? अपने उसके पास भी एक हेल्पर होगा जो उसको रॉ मटेरियल ला ला कर दे रहा होगा कि भाई ये लो सामान, पीस बनाना है तुम्हें। ठीक है, तो इस तरह का वो क्या कर रहा होगा? रॉ मटेरियल गेट कर रहा होगा। ऐसे ही हमारी वेबसाइट में जब हम प्रोसेसिंग के तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है? डेटा, जो हम डेटाबेसेस से एक्सेस करते हैं, फाइल्स में से एक्सेस करते हैं, ये सारा हमारा होता है डेटा। तो ये हमारा जाता है प्रोडक्ट डाउ के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट डाउ क्या किससे जुड़ा होता है? डेटाबेस के साथ में, फाइल्स के साथ में, जो कि हमें डाटा ला कर दे रहा है
और डाटा किसको लाकर दे रहा है? प्रोडक्ट डाउ इंजेक्ट करता है प्रोडक्ट सर्विस के पास, प्रोडक्ट सर्विस के पास डेटा आता है, वो उसको प्रोसेस करता है, उसकी एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस कंट्रोलर को दे देता है, और फिर कंट्रोलर क्या करता है? उस चीज को उठाकर किसको दे देता है? क्लाइंट को दे देता है। तो एक तरह से देखा जाए तो तीनों के तीनों हमारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल की तरह ही काम कर रहे हैं, जो मल्टीपल लेयर्स में आ जाते हैं। तो इसी वजह से ये आपका क्या होता है? स्प्रिंग होता है, जो कि क्या करेगा? आपके लिए काम करवाएगा। अब जब आप लोग स्प्रिंग में काम करोगे तो स्प्रिंग के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। क्योंकि अगर हम लोग स्प्रिंग में काम कर रहे हैं, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि स्प्रिंग करता क्या है, क्योंकि पता चले हम पूरा स्प्रिंग खत्म कर दें प्रैक्टिकली कर करके और यही समझ में ना आए कि स्प्रिंग में एक्चुअली काम कैसे चल रहा था, ये क्या लेयर आ रहा था। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। तो हम इसीलिए पहले, आज फर्स्ट क्लास है आप सबकी स्प्रिंग की, तो हम क्या करेंगे? स्प्रिंग के अंदर सबसे पहले यही समझेंगे कि व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक्चुअली। तो मेरे पास थोड़े से डिटेल नोट्स है, क्योंकि देखो पीपीटीज में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आता है, दैट्स वाई मैंने इसको अलग से भी रखा है। देखो जब हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में काम करते हैं, आई हैव मल्टीपल फाइल्स, तो ये मैंने अलग से बनाया था, लेट मी जस्ट गेट इट। तो देखो स्प्रिंग के अंदर ना बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, दिस पिक्चर आई वांटेड टू शो यू। बेसिकली जब हम स्प्रिंग के अंदर काम करते हैं तो देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंप्राइजेस ऑफ मेनी मॉड्यूल्स, इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और पूरे लेयर्स जो है ना सबके लिए सीखना भी पॉसिबल नहीं होता, इसके अंदर भी हम लेयर वाइज सीखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम जॉब्स में भी जाते हैं। तो जब आप लोग स्प्रिंग मॉड्यूल्स पे जाते हो तो स्प्रिंग मॉड्यूल्स जो है उसके पास क्या मॉड्यूल्स होते हैं? एक होता है कोर, एक होता है बीन्स, एक होता है कॉन्टेक्स्ट, एक होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन लैंग्वेज भी आती है, एओपी आता है, एस्पेक्ट्स आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन, जेडीबीसी, ओआरएम, ये जितनी चीजें दिख रही है ना ये इसके सब मॉड्यूल्स है। सब मॉड्यूल्स कह लो कि ये अपने आप में भी फ्रेमवर्क्स है, जो इसके मिनी फ्रेमवर्क्स बने हुए। ओके, और इन सबको मिलाकर ही क्या बनता है? हमारा स्प्रिंग बनता है। स्प्रिंग के अंदर अगर आप यहाँ पर देखते हो तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो किस तरह से काम करता है। अभी हम लोग शुरू शुरू में स्प्रिंग का कोर कंटेनर समझेंगे। स्प्रिंग कोर कंटेनर में हमें क्या सीखना है? सबसे पहले स्प्रिंग का कोर सीखना है। कोर के साथ साथ हम बीन्स को, कॉन्टेक्स्ट को और एक्सप्रेशन लैंग्वेजेस को सीखेंगे। आफ्टर दैट हम इसकी अपर लेयर पे जाएंगे जिसमें हम एओपी, एस्पेक्ट्स और इंस्ट्रूमेंटेशन सीखने वाले हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर आपकी आती है डाटा एक्सेस इंटीग्रेशन, जिसमें हम जेडीबीसी, ओआरएम, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग जो आपने हाइबरनेट में भी देखा है, एंड ओएक्सएम, जेएमएस, जावा मेलिंग सर्विस, ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, एंड आफ्टर दैट आता है वेब का मॉड्यूल, जो आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत सीख कर आए हैं, जैसे कि सर्वलेट्स आपको पता है, वेब का पता है, पोर्टलेट्स एंड स्ट्रट्स, ये ऑप्शनल है, जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक या दो भी आते हैं तो भी काफी है। ओके, क्योंकि ये सब आप एडवांस जावा में सीख कर आते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूज करना सीखेंगे कि इन सबको कैसे एक साथ में इंटीग्रेट करें। ओके, तो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं स्प्रिंग का कोर कंटेनर। और कोर कंटेनर में हम सबसे पहला जो टॉपिक आज सीखने वाले हैं दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? ये एक तरह का डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न का मतलब होता है एक काम को करने का वे क्या होता है, उसको कैसे तरीके से करना है, ठीक है। तो हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी यहाँ पर। तो देखो बेसिकली इट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क थ्रू व्हिच द स्प्रिंग कंटेनर इंजेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स इनटू अदर ऑब्जेक्ट्स डिपेंडेंसीज। तो अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, ये बेसिकली डिजाइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी को दूसरे में इंजेक्ट करेगा, राइट। और यहाँ पर सिंपली पुट दिस अलाउज फॉर लूज कपलिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड मूव्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग कंपोनेंट्स इनटू द कंटेनर। मतलब जो रिस्पांसिबिलिटी अभी तक आप खुद से संभाल रहे थे वो ये खुद से हैंडल करेगा। ओके, तो इसके अलावा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करेगा? इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इट रेफर्स टू अ डिजाइन पैटर्न वेयर ऑब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड विद देयर डिपेंडेंसीज रादर देन क्रिएटिंग देम इंटरनली। और अगर हम इसको फर्दर लें, आई नो थ्योरी किसी को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता, तो मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट में ले जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेसिकली डीआई क्या करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करेगा, इसको अगर आपको समझना है तो इसका एडवांटेज ये है। लेट्स सपोज आपके पास 5 क्लासेस,
5 क्लासेस हैं, जैसे एम्प्लॉय बना दिया, एड्रेस बना दिया, सैलरी बना दिया, ठीक है, या फिर 3-4 क्लासेस भी ले लेते हैं। तो एम्प्लॉय के पास लेट्स सपोज आपने एग्रीगेशन यूज किया होगा। एग्रीगेशन में हम क्या करते थे, क्या करते थे हम एग्रीगेशन में, याद है? कोड मैम जा स्क्रीन चेंज नहीं हो रही, मेरे को पीपीटी विजिबल हो रही है अभी भी। पीपीटी शेयर नहीं हो रही। ओके, मैं एक मैम काम करती पीपीटी हूँ, ही विजिबल है आपका, शायद आप इक्लिप्स पे काम कर रहे हो, वो नहीं दिख रहा। अभी शो हो रहा है। हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करेगा, उसको समझने से पहले हम एक पुराने टॉपिक को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम था एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या करते थे, एक क्लास के अंदर दूसरे प्रिमिटिव टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के। जैसे कि क्लास एम्प्लॉय है, उसमें हमने सैलरी का ऑब्जेक्ट बना दिया, इंस्टांस में ले लिया, मतलब इंस्टांस वेरिएबल की तरह। और ऐसे ही हमने एड्रेस का भी क्या लिया, इंस्टांस वेरिएबल ले लिया। एंड आफ्टर दैट हम क्या करते थे, उसके अंदर वैल्यूज को क्या करते थे, इंजेक्ट करवाते थे। लेकिन अगर मान लो कल को सैलरी वाली क्लास ने अपना कंस्ट्रक्टर बदल दिया, तो प्रॉब्लम क्या आती थी, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ता था, राइट? और अगर मान लो वही सैलरी क्लास 10 जगह और यूज हो रही है, उसने अपना कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई कर दिया, और जो कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे थे अब वो नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, हर जगह जाकर चेंज करना पड़ता है, राइट? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्प्रिंग कंटेनर देता है। वो कहता है सिर्फ आप मेन क्लास में चेंज करो, प्रॉपर्टी फाइल में डिफाइन कर दो, बाकी सब मैं अपने आप देख लूंगा, आपको किसी भी क्लास में जाकर चेंज करने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हमारी क्लासेस ले रही थी, क्योंकि सारी क्लासेस आपस में बहुत ही टाइटली कपल्ड थी, आपस में इस तरह से जुड़ी हुई थी कि एक में भी चेंज आता था तो सब में प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन कर देता है हमारे लिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता है, क्योंकि ये हमारी क्लासेस को लूजली कपल्ड कर देगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लेगा, जिससे हमारी क्लासेस जो है वो टाइटली कपल्ड अप नहीं रहेंगी, आपस में इतनी ज्यादा जुड़ी हुई नहीं रहेंगी, जिससे कि उनकी डिपेंडेंसी की वजह से दूसरी क्लासेस को प्रॉब्लम आ जाए। ओके, तो अगर हम इस चीज को और बेटर में समझते हैं, क्योंकि इसको हम कई तरह से करके देखेंगे। हम इसके अंदर सेटर लगते हैं ना, हमारे नॉर्मली हमारे जितनी भी क्लासेस बनती है वहां पर हम सेटर मेथड्स लगाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, या फिर हम कंस्ट्रक्टर्स लगाते हैं। और ये दोनों ही का काम क्या होता है, वैल्यूज को सेट करवाना वेरिएबल्स में। जितने भी हमारे एक एंटिटी क्लास के वेरिएबल्स होते हैं सबकी वैल्यूज को क्या करते हैं, सेट कराते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाएंगे तो हम दोनों तरीके से सीखेंगे कि सेटर इंजेक्शन कैसे लगाना है और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे लगाना है। ओके, तो दोनों तरीके से सीखेंगे कि अगर सेटर मेथड्स यूज कर रहे हैं तो कैसे काम करेगा, और कंस्ट्रक्टर से यूज कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे काम करेगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है ये काम करता है मिलकर आईओसी के साथ में, जिसको हम बोलते हैं आईओसी कंटेनर, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। मतलब कंट्रोल को एक जगह से हटा के दूसरी जगह दे देना। ओके, तो इसके अंदर अगर हम इस डायग्राम से समझे, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि हमने एक एग्रीगेशन का यूज किया, एम्प्लॉय क्लास बनाई, एक एड्रेस क्लास बनाई। एड्रेस के पास दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें की दो वैल्यू है और उसके पास कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं। अब ऐसे में अगर मैंने यहाँ पर एड्रेस का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो प्रॉब्लम मेरे लिए कल को क्या हो जाएगी, डिपेंडेंसी है ना ये तो एक तरह की, कि कल को अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बदला और मैं जहां पे भी इस एड्रेस के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर रही हूँ, तो भाई मुझे तो वैल्यू चेंज करानी पड़ेगी, यहाँ पर भी और वहां पर भी, दोनों जगह। और यही काम अगर मैंने 4 क्लासेस में और भी कर रखा है तो मुझे हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए कौन सॉल्व करेगा, स्प्रिंग कंटेनर कर देगा, क्योंकि वो क्या यूज करेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज करेगा। अब इसको अगर आप समझते हो तो यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, स्प्रिंग आईओसी, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक को भी समझाऊंगी दूसरा नहीं बताऊंगी, कंफ्यूज हो जाएगी। तो डिपेंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कैसे काम करेगा, देखो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर जो है ना, ये कोर होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, जिसका काम होता है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना, कॉन्फ़िगर करना, असेंबल करना, उनकी सारी डिपेंडेंसीज को मैनेज करना, उनकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल। मतलब जितना काम मैंने अभी तक आपको बताया है ये सारा का सारा काम कौन करने वाला है, आईओसी करने वाला है। मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कौन यहाँ पर अप्लाई करेगा, आईओसी करेगा। आईओसी का काम क्या है, पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल को हैंडल करना। द कंटेनर यूजेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन टू मैनेज द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द एप्लीकेशन। ओके, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसका एक सब इंटरफेस है,
सब इंटरफेस किसका इज द सब इंटरफेस ऑफ बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री क्लास पहले हम यूज करते थे पुराने वर्जन में क्लासेस में, लेकिन आज के टाइम पर उसी का एक क्या आ गया है, नेक्स्ट वर्जन आ गया जिसको हम यूज करते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन मैं आपको दोनों सिखाऊंगी कि बीन फैक्ट्री के थ्रू कैसे कराना है और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी कैसे कराना है, हम दोनों देखेंगे एक एक करके। तो बीन फैक्ट्री क्या करती है, आपको बेसिक फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करती है एंड इज रिकमेंडेड टू यूज द लाइट वेट एप्लीकेशंस लाइक मोबाइल एंड एप्स। तो बीन फैक्ट्री लाइट वेट एप्लीकेशंस के लिए ठीक था, बेसिक फंक्शनलिटीज के लिए, लेकिन हायर एंड जो आ जाती है जैसे कि वेबसाइट्स बन रही है हमारी या बाकी काम हो रहा है, उसके लिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ओके सो यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हो तो ये बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करती है और इसके साथ साथ एंटरप्राइज स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज भी देती है, जो कि क्या है, पब्लिशिंग इवेंट्स टू रजिस्टर्ड लिसनर्स बाय रिजॉल्विंग प्रॉपर्टी फाइल्स। प्रॉपर्टी फाइल्स को ये खुद से रिजॉल्व कर लेगा। मेथड्स प्रोवाइड करेगा जिससे कि आप एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तीसरा, इंटरनेशनलाइजेशन को सपोर्ट करेगा, मतलब इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके हिसाब से आपकी वेबसाइट्स बननी चाहिए, वो सारा का सारा काम ये संभाल ले। दूसरा, फाइल्स के रिसोर्सेज को लोड करने का काम भी करे जेनरिक फैशन, नॉर्मल फैशन। अगर हम यहाँ पर इसे यूज करते हैं तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को लेकर आएंगे। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक कंटेनर है जो कि हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। बेसिकली ज्यादातर हम इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब भी हमारे को यहाँ पे अपनी बीन की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ओके, तो एप्लीकेशन कंटेनर ऐड करता है मोस्ट एंटरप्राइज स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज सच एज रिजॉल्विंग टेक्सचुअल मैसेजेस फ्रॉम प्रॉपर्टी फाइल्स एंड पब्लिशिंग एप्लीकेशन इवेंट्स टू इंटरेस्टेड इवेंट लिसनर्स। तो जो भी इवेंट लिसनर्स होते हैं, इवेंट लिसनर्स कौन होते हैं, जैसे कि एक बटन प्रेस हो गया तो उस पर हमें काम क्या कराना है, अगर टेक्स्ट फील्ड में क्लिक कर रहे हैं और उसमें कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसको अगर आप वैलिडेट करना चाहते हो तो उसको कैसे वैलिडेट करना है, तो ये सारे होते हैं इवेंट लिसनर्स। ठीक है, तो इवेंट लिसनर्स का काम होता है कि इवेंट्स जो जनरेट हो रही है उनको देखना क्या आ रही है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करना। तो ये सारा काम जो है वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमें फंक्शंस प्रोवाइड करेगा, उसी की हेल्प से होने वाला है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारे पास सारी की सारी बीन की ऑप्शंस को प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर आगे जाने से पहले, आई नो सब एग्जाम्पल का वेट कर रहे हैं कि भाई प्रोग्राम कैसे बनेगा, फाइनली वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आगे जाने से पहले ना एक सिंपल सा हम बेसिक सा प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। ये देखेंगे कि स्प्रिंग के अंदर अगर मुझे अपना फर्स्ट एप्लीकेशन बनाना है तो वो कैसे बनेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बार इसका स्ट्रक्चर समझाना चाहती हूँ। दैट्स वाई मैं अपना एक ओल्ड फाइल भी ओपन कर रही हूँ जिससे कि आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें कहाँ पे यूज होंगी। ओके, so it will help us a lot. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने स्प्रिंग के लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट बना के देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को अगर एक्लिप्स में स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो एक चीज और इंश्योर कर लेना कि आप लोगों के पास इसके कुछ फंक्शंस होने चाहिए। तो आप एक्लिप्स में अगर काम कर रहे हो तो एक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाओगे सबसे पहले, और यहाँ पे जाकर हमें क्या चाहिए होगा, इसका एक जो स्प्रिंग टूल सूट होता है उसको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। ओके, तो क्योंकि काफी फीचर्स होते हैं जो स्प्रिंग के हमारे यूज होंगे और इसका स्प्रिंग बूट में भी यूज होगा आगे चल के। दैट्स वाई हमें इस फीचर को यहाँ पे रखना है सो दैट आगे के लिए भी इजी हो जाए आपका। तो स्प्रिंग में और स्प्रिंग बूट में दोनों का इसका इस्तेमाल है।
तो यहाँ पर आप आएंगे, इसका जब लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पे इस टूल को सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या यूज करना है, स्प्रिंग टूल्स करके सर्च करना है। स्प्रिंग टूल्स करके जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग टूल्स 3 भी दिख रहा है और स्प्रिंग टूल्स 4 भी दिख रहा है। तो स्प्रिंग टूल्स 4 जो है ये लेटेस्ट एडिशन है, इसको आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। तो इस ऑप्शन को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाना है, इसकी ऑप्शंस आएंगी उनको सिलेक्ट करना है, एग्री करना है और डाउनलोड करना है। तो इसको आप लोग डाउनलोड पे लगा के इसको रख लीजिएगा। जब ये हो जाएगा इसको फिनिश कर दीजिएगा। अगर ट्रस्ट सिलेक्ट करने के लिए आता है तो ट्रस्ट सिलेक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट ये अपने आप ही एक्लिप्स को रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, उसको रीस्टार्ट कर देगा। आफ्टर दैट आप इसमें स्प्रिंग टूल्स का फिर अपने मतलब जैसे प्रोग्राम्स बनाएंगे तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। ओके, तो ये स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट दोनों में हेल्प करने वाला है आपको। तो सबसे पहले आपको इसी का यूज करना। दूसरी चीज, हम यहाँ पर स्प्रिंग का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी हम मेवन से ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग एडवांस जावा और हाइबरनेट में काम करके आ रहे हो, तो आप लोगों को भी इजी हो जाएगा। जिसका बाई चांस हाइबरनेट नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप स्प्रिंग सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हाइबरनेट का इंटीग्रेशन सीखेंगे तो उसमें जेपीए वगैरह भी आ जाता है, तो वो भी यूज करना सीखेंगे इसमें, क्योंकि डेटाबेस लेयर के लिए आएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लेंगे मेवन प्रोजेक्ट। तो मेवन प्रोजेक्ट ले लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे आकर फिर से आ जाइए आगे और यहाँ पे आप सर्च कीजिए org.apache.maven.archetypes। और आर्कटाइप्स में आकर यहाँ पे आप क्या लेंगे, वेब ऐप को लेंगे, ठीक है। या फिर अभी एक काम करते हैं, क्योंकि अभी हमें इसका कोर मॉड्यूल सीखना है, तो अभी आप लोग क्विक स्टार्ट पे आ जाइए, वेब ऐप मत कीजिए, ओके, क्योंकि ये कोर लेवल पे सीख रहे हैं अभी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्प्रिंग डेमो, तो ग्रुप आईडी आ गया। प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं स्प्रिंग फर्स्ट डेमो। पैकेज का नाम ले लेते हैं form.files। तो यहाँ पर हमें नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिसको हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका मेवन का। तो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ बनकर आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हमें अपने फाइल्स को क्रिएट तो करना है, लेकिन पहले मैंने कहा ना इसका स्ट्रक्चर समझते हैं दूसरे प्रोजेक्ट से। इस पे मत जाना, ये तो स्प्रिंग सिक्योरिटी है, लास्ट टॉपिक करवाया था मैंने। तो हमें क्या करना था, स्प्रिंग के अंदर हमें एक फर्स्ट एप्लीकेशन बनाकर सीखना है, जिसके अंदर हम लोग सीखते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी। लेकिन यहाँ पर एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देखें। जब आप स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाओगे, सबसे पहली चीज आपको इसकी डिपेंडेंसीज को लगाना। तो स्प्रिंग की डिपेंडेंसीज के लिए आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए होती है वो देख लीजिए। सबसे पहली डिपेंडेंसी है स्प्रिंग कोर की और दूसरी होती है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की। ये दो डिपेंडेंसीज को हम इंटरनेट से लेंगे। एनोटेशन वाली अभी लगाने की जरूरत नहीं, ये हम बाद में सीखेंगे, बाद में लगाएंगे इसको। फिलहाल के लिए कोर और कॉन्टेक्स्ट दो यूज करनी है, ओके। तो ये जो दो डिपेंडेंसीज मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके लिए आप क्या करोगे, इंटरनेट पे आओगे, यहाँ पर जाओगे, स्प्रिंग कोर डिपेंडेंसी को सर्च करोगे। जब आप स्प्रिंग कोर डिपेंडेंसी के लिए मेवन रिपोजिटरी में आते, तो यहाँ आकर क्या करना है, यहाँ आकर आपको काफी सारे इसके वर्जन्स दिखेंगे। जो लेटेस्ट चल रहा है वो स्प्रिंग 6 चल रहा है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम क्या करेंगे, इसकी यूसेज को देखते हैं। जिस पे डिपेंडेंसी की यूसेज सबसे ज्यादा है मेनली उसको हम प्रेफर करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा पुराने में जाते हैं तो हमें यूसेज ज्यादा किसकी दिख रही है, 5 पॉइंट वाले की दिख रही है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 703 या इसकी 903 आ रही है, तो हम इसे यूज कर लेते हैं 5.3.20 को। तो इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसकी डिपेंडेंसी मिल जाएगी। इस डिपेंडेंसी को आप लोग क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप लोग अपने प्रोजेक्ट में आओगे, अपनी form.xml को ओपन कर लीजिए और यहाँ आके इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ आके क्या करना है आपको, इसमें इसकी डिपेंडेंसी को ऐड करना। तो पहली डिपेंडेंसी आ गई स्प्रिंग कोर की।
स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी लेने के बाद अगली डिपेंडेंसी हमें चाहिए कॉन्टेक्स्ट। तो स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी के लिए भी आते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज जो ध्यान रखनी है, जितनी भी डिपेंडेंसीज स्प्रिंग नाम से स्टार्ट हो रही है, सबका वर्जन सेम होना चाहिए। अगर वर्जन सेम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जाके कॉन्फ्लिक्ट आएगी। तो कोशिश क्या करनी है, सबका जो वर्जन है वो क्या रखना है, सेम रखना है। अगर मैंने वहां पर कौन सा वाला वर्जन लिया था, 5.3.20, तो यहाँ पर भी आप 5.3.20 ही उठाओ। ओके, तो स्प्रिंग कोर और कॉन्टेक्स्ट दोनों के दोनों स्प्रिंग से स्टार्ट हो रहे हैं ना, और दोनों का ही वर्जन सेम होना चाहिए। ओके, क्योंकि वर्जनिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं तो फिर प्रोग्राम्स एरर करेंगे बाद। तो पहला काम ये हो गया कि हमें यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसीज को लगाना था, स्प्रिंग कोर और कॉन्टेक्स्ट दोनों डिपेंडेंसीज हमने लगा। ओके, तो जब आपकी ये दो डिपेंडेंसीज लग जाती हैं तो इसको हम सेव कर देंगे। ये अपने आप ही इनकी जार फाइल्स को मेवन डिपेंडेंसीज में ऐड करेगा। अब देखो मैंने दो डिपेंडेंसीज लगाई हैं, लेकिन उस दो डिपेंडेंसी से हमें काफी सारी फाइल्स मिल रही हैं। स्प्रिंग कोर, JCL, कॉन्टेक्स्ट, AOP, बीन्स, एक्सप्रेशन, ये सब आ रहा है आपके पास में। ओके, तो इस तरीके से आपकी क्लासेस आ जाए। तो पहली चीज तो हमारी कंप्लीट हो गई कि डिपेंडेंसीज आ गई। अब डिपेंडेंसीज के बाद में SRC में, जावा में आते हैं। देखो यहाँ पे आपको com.files में app.java पहले से बन के मिल रही है। अब हमें काम क्या करना है उसको समझते हैं। तो डिपेंडेंसीज का काम तो हो गया, पहला काम। दूसरा काम हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर हम लोग एक एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे। ठीक है, आप चाहो, वैसे तो ये वाला मैंने थोड़ा एडवांस में सिखा रखा है, क्योंकि इसमें और भी चीजें जैसे मैंने सिखाती हूँ बाद में तो ऐड ऑन करती जाती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी हम जब बनाएंगे तो अभी हम सिंपल सा ही बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने कलेक्शन मैपिंग वगैरह भी डाल रखी है। तो यहाँ पे अभी हम क्या बनाने वाले हैं, अभी हम छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम ID, नेम, एज, सैलरी इतना कुछ ले लेते हैं। ओके, तो एक बीन क्लास बनानी है। बीन क्लास बनानी है और बीन क्लास में हम अपने लिए 3-4 वेरिएबल्स बना लेंगे। इनके सेटर, गेटर और कंस्ट्रक्टर्स बना लेंगे। आप सबको प्रोसेस पता ही है एंटिटी क्लास का, और टू स्ट्रिंग वगैरह आ जाएगी। ओके, तो पहली क्लास क्या बनेगी, एम्प्लॉय क्लास बनेगी। अगर किसी को प्रोसेस नहीं भी पता हो, लेट मी नो, वहां मैं हेल्प करूंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बीन क्लास बनानी है जिसमें आपके वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर, सेटर्स, टू स्ट्रिंग, ये सब आप लगाएंगे। बाय चांस बाद में, अभी हम सीख रहे हैं तो अभी हम सब कुछ लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शंस में, लेकिन बाद में अगर आपको लगे जाता है कि भाई हाँ, अगर मुझे इस वाले प्रोग्राम में या प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्टर्स वाले की जरूरत नहीं है, तो आप कंस्ट्रक्टर मत लगाओ, हटा दो उसको। किसी में कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, आपको सेटर गेटर की जरूरत नहीं है, तो आप उसको हटा दो। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीन क्लास बनेगी सबसे पहले। इसके बाद हमने यहाँ पे एक सैलरी क्लास बना रखी है, क्योंकि मैंने सैलरी का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था वहां पर। तो सैलरी क्लास में मैंने क्या लिया हुआ है, इसकी सैलरी के लिए कुछ वेरिएबल्स ले लिए, इसके भी सेटल बना दिया, वैल्यू बना दिया। तो अभी हमने क्या किया, देखिए एम्प्लॉय क्लास में सैलरी का ऑब्जेक्ट है, और सैलरी को हमने इंस्टांस में ले रखा है एज अ वेरिएबल, अगर आप इतना पार्ट देखते हैं तो। ठीक है, तो सैलरी क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट है, और सैलरी क्लास के पास अपने वेरिएबल सेट है। अब दोनों क्लासेस क्या है, अपने आप में टाइटली कपल्ड है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। एंड आफ्टर दैट अगर मुझे इन दोनों क्लासेस को यूज करना है, एम्प्लॉय सर्विस अभी रहने देंगे, छोड़ो, इसके अंदर हम बाद में जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस का ऑप्शन आ जाएगा आपका, इसके बाद देखेंगे इसको। तो फिलहाल अभी हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो क्लासेस बनानी होती है, जैसे कि एक डिपेंडेंट क्लासेस बना रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम कैसे कर रहा है। ओके, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दो क्लासेस बनाएंगे सबसे पहले। तो आप अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ, यहाँ पर com.files में आते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, और यहाँ पे हम एक क्लास लेंगे सिंपल सी जावा। इसका नाम हम क्या ले लेते हैं, एम्प्लॉय ले लेते हैं, और इस क्लास को हम यहाँ पे com.files.entities में लगा देंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट इसको फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पर आकर काम क्या करना है, com.files.entities में आ गए और हमारी फाइल जैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हम बीन क्लास में जैसे काम करते हैं वैसे ही करते हैं। एक इंट ID ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, एक प्राइवेट फ्लोट क्या ले लेते हैं, प्राइवेट इंट एज ले लेते हैं,
और फिर एक प्राइवेट में वेरिएबल और लगा देते हैं, स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं लेंगे, हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, सैलरी ले लेते हैं। अब क्योंकि सैलरी क्लास नहीं है इसलिए एरर दिखा रहा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको बोल सकते हो कि हाँ भाई मुझे सैलरी क्लास बनानी है, तो क्रिएट क्लास सैलरी कर दो, सैलरी क्लास बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दोनों क्लासेस लगे। अब क्या करना है, इन दोनों के गेटर सेटर्स वगैरह लगाने। अभी मैं लॉम्बॉक वाला ऑप्शन यूज नहीं करूंगी जो मैंने हाइपरनेट में सिखाया था, अभी हम उसमें सेटर गेटर लगाएंगे, आप चाहो तो लगा सकते हो बाद में, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है तो अभी सिंपल कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट एस करेंगे,